ओके, हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आज से मैं फार्माकोलॉजी का कोर्स चालू करने वाली हूँ हिंदी लैंग्वेज में। और जैसे कि ये हमारी पहली हिंदी वाली फार्माकोलॉजी की क्लास है, तो मैं शुरुआत में चालू करूँगी फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फार्माकोलॉजी, सबसे पहले फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग। ये ड्रग्स की साइंस है। फार्माकोलॉजी में सिर्फ हम ड्रग्स, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इसे कहते हैं साइंस ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले ये जो फार्माकोलॉजी वर्ड है, ये डिराइव किया गया है ग्रीक भाषा से, जहाँ पर फार्माकॉन का मतलब है ड्रग्स और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्सेस, मतलब जिसकी पढ़ाई करना। तो फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स की पढ़ाई करना, डेट्स इट। इसमें हम इस ड्रग्स के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। जैसे कि ड्रग्स को हमने अगर लिया, ड्रग्स के सेवन से, ड्रग्स मतलब नॉट डैट ड्रग्स, नारकोटिक्स, मेडिसिन, दवाई, मेडिसिन को हमने जब हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर किया तो उससे क्या होता है, उससे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इवन जब हम लोग एक ड्रग के साथ कोई दूसरा ड्रग भी लेते हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाए, या तो फिर ड्रग, कुछ ऐसे मेडिसिन रहते हैं जिसे हम खाली पेट लिया जाता है, या जिसको हम फूड्स के साथ में, खाने के साथ में या खाने के बाद लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रग के इफ़ेक्टिवनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी का। इन अ ब्रॉड सेंस, इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। ठीक है, यह है इंटरैक्शन। किसके बीच में इंटरैक्शन है? एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है? एक्सोजीनस मतलब बाहर से हम लोग क्या एडमिनिस्टर करते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल मॉलिक्यूल्स क्या है? केमिकल मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं, आपकी मेडिसिन, आपकी दवाई है। ठीक है, तो ये है एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स, विच इज़ नथिंग बट आपकी दवाई। और इसका किससे इंटरेक्शन करते हैं हम लोग? लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में क्या है? इट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी में? एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, जैसे कि आपकी दवाई है, वो किस तरीके से इंटरैक्ट करती है लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब हम खुद। और ये डेफिनेशन कंटिन्यू है। और एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज़ अ ड्रग। ठीक है, एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस मतलब दवाई, विच कैन प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज़ अ ड्रग। बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मतलब किसी तरीके का रेस्पॉन्स। जैसे कि हम लोग दवाई देते हैं कि हमारे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ होता है। दवाई देते हैं कि हमारे ब्रोंकियल्स जो है डायलेट हो जाए और अस्थमा का ट्रीटमेंट हो जाए। दवाई देते हैं कि हमारा जो रेसेप्टर्स इन्वॉल्व है पेन प्रोड्यूस करने के लिए, वो कम हो जाए और हमारा जो दर्द है, जो पेन है, वो रिड्यूस हो जाए। तो ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग लेते हैं और जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, वो ड्रग है। और इसी की पढ़ाई में हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। It encompasses all aspects of knowledge about drugs, but most importantly those that are relevant to effective and safe use for medicinal purposes। ठीक है, तो ये जो हमारी सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग सारी की सारी ड्रग्स की नॉलेज मिल जाती है इस सब्जेक्ट से। लेकिन हम पर्टिकुलरली उन ड्रग्स के बारे में पढ़ना पसंद करेंगे जिसके हमको फ़ायदे हो, जिसके कंज्यूम करने से कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी कम हो जाए और या ख़त्म हो जाए। इन ड्रग्स के बारे में ही हम, मतलब उसी का तो फ़ायदा है, तो इसी ड्रग्स के बारे में हम लोग बेसिकली फ़ोकस करेंगे हमारे इस सब्जेक्ट में। तो जैसे कि मैंने कहा है कि फार्माकोलॉजी है पढ़ाई ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स के बारे में भी हमको थोड़ी बहुत जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो ड्रग्स, जो नाम है ड्रग, ये बनाया गया है फ्रेंच वर्ड से, जहाँ पे ड्रग का मीनिंग है ड्राई हर्ब। WHO ने एक डेफिनेशन दिया है ड्रग के बारे में, वो ऐसा है: ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ये है डेफिनेशन ड्रग का। तो इसके डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। क्या है? ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस, दवाई क्या है? कोई सब्सटेंस या कोई प्रोडक्ट है विच इज़ यूज्ड, जो हम लोग यूज़ करते हैं,
और इज़ इंटेंडेड टू बी यूज। ठीक है, ये चीज़ है ना, इंटेंडेड, इंटेंशन, इंटेंडेड टू बी यूज टू मॉडिफाई, इंटेंडेड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन मतलब हमारा इरादा, हमारी इच्छा, हम किस इरादे से मेडिसिन लेते हैं। हमारा इरादा क्या है कि हम लोग ठीक हो जाए, हम लोग हेल्दी हो जाए, जो भी हमारी डिजीज़ है वो ख़त्म हो गया, हम लोग हेल्दी हो जाए, ये हमारा इरादा है, तो ये हमारा इंटेंशन है। तो ड्रग हम लोग इसी इंटेंशन से लेते हैं। इंटेंशन तो रहता है, लेकिन वो कभी बीमारी ख़त्म होती है, कभी नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है कि बीमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स। पैथोलॉजिकल स्टेट्स मतलब डिजीज़ कंडीशन, अगर किसी इंसान को डिजीज़ कंडीशन है तो उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर कोई इंसान नॉर्मल है, उसका समझो कोई दो इंसान है, एक इंसान नॉर्मल अच्छा हेल्दी है, दूसरे इंसान को कोई दिल की बीमारी है, तो हम लोग बोलते हैं कि द हार्ट इज़ अंडर पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब हार्ट बीमार है। लेकिन दूसरा इंसान जो एकदम सही है, एकदम हेल्दी है, उसका हार्ट भी नॉर्मली वर्किंग है, तो हम कहते हैं कि हार्ट इज़ अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब डिजीज्ड कंडीशन। तो ऑब्वियसली हम लोग ड्रग्स क्यों देते हैं कि पैथोलॉजिकल स्टेट्स जो है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है, मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। फिजियोलॉजिकल सिस्टम मतलब दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, लेकिन हमको क्यों इसे मॉडिफाई और एक्सप्लोर करना चाहिए, इसका भी एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक मेडिसिन है जिसे कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या इस्तेमाल है, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कोई औरतें हैं वो प्रेग्नेंट ना हो, तो इसके लिए हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं। ठीक है, तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो एक दवाई है, वो मेडिसिन है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन ये दवाई किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। लेकिन प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, ये कोई पैथोलॉजिकल स्टेट नहीं है, इज़न्ट इट, ये कोई बीमारी वाली कंडीशन नहीं है। प्रेगनेंसी खुद में एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, लेकिन इस फिजियोलॉजिकल कंडीशन को हम लोग को मॉडिफाई करना, हमको प्रिवेंट करना, हमको प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं हम लोग चेंज करने के लिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए इस ग्रीन बॉक्स में मैंने डाला है मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये है मतलब ड्रग का, और ये है ड्रग की डेफिनेशन जो WHO से आई हुई है। ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड और इज़ इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, तो यह है डेफिनेशन हमारे ड्रग का। नेक्स्ट, ड्रग के बारे में ही कंटिन्यू। It is the single active chemical entity present in a medicine that is used for diagnosis, prevention and treatment। ठीक है, तो ड्रग का बेसिकली ये 3 यूज़ है, हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं इन 3 चीज़ों के लिए, वो है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस मतलब जांच करना, जैसे कि अगर आपको बुखार है तो हम उसे कैसे जांच करते हैं, थर्मामीटर की मदद से। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, हम वो कैसे जांच करते हैं, हमारे पास स्पिग्मोमैनोमीटर है। अगर कोई इंसान को डायबिटीज़ है तो हम उसको कैसा चेक करते हैं कि उसे डायबिटीज़ है या नहीं है, हम उसका ब्लड शुगर लेवल देखते हैं, हमारे पास ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, उससे हम लोग ब्लड शुगर लेवल देखते हैं और हमको पता चल जाता है कि उस इंसान को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो जाँच करने के लिए हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ड्रग्स का यहाँ पे क्या रोल है। ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हमको ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए भी। जैसे कि समझो अगर आपको कोई बोन्स का एक्सरे लेना हो, लेकिन एक्सरे ठीक से नहीं दिखाई देता,
तो इस मौके पे हम लोग एक ड्रग देते हैं उस इंसान को, इसका नाम है बिस्मथ सल्फेट। तो बिस्मथ सल्फेट लेने के बाद वो इंसान के जो बोन्स का जो एक्सरे है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कोई भी बीमारी की रोकथाम, कि हम लोग को बीमारी हो ही ना, तो इसके लिए भी हम लोग ड्रग्स देते हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन है, पोलियो वैक्सीनेशन हमने बचपन में ही ली हुई है, इसलिए हमें पोलियो नहीं है। कुछ लोगों को है पोलियो, क्योंकि उनको पोलियो की खुराक नहीं मिली होगी, तो बचपन में ही हमको इतने सारे वैक्सीनेशन देते हैं। BCG वैक्सीन है, डिप्थीरिया वैक्सीन है, आजकल तो हमारा कोरोना भी वैक्सीनेशन है। नो डाउट उनको भी कोरोना हो रहा है, लेकिन वो वैक्सीन अच्छे से नहीं बना होगा अभी, मतलब इतना ज़्यादा प्रूवन नहीं है, या तो फिर कोरोना की जो वायरस है वही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बट एनीवेज प्रिवेंशन के लिए भी हमको ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। एज सिंपल एग्जांपल है प्रिवेंशन करने वाले ड्रग्स का वैक्सीन। तो वैक्सीन भी एक किस्म का ड्रग है, एक किस्म की दवाई है, एक किस्म का मेडिसिन है, जिससे हम लोग डिजीज़ से बच सकते हैं। लास्टली ट्रीटमेंट, तो ऑब्वियसली दवाई तो लेते ही हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए। फीवर आ गया दवाई ले लो, सर्दी हो गई दवाई ले लो, ज़ुकाम हो गया दवाई ले लो, मलेरिया हो गया दवाई ले लो। तो कोई भी डिजीज़ हो हमको दवाई लेना ही है, और क्योंकि दवाई का यूज़ ही है कि हम लोग उस ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। तो बेसिकली हम जो भी ड्रग्स लेते हैं उनके 3 ट्रीटमेंट, वी हैव गॉट 3 यूजेस ऑफ द ड्रग्स, दैट इज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, एंड फॉर दिस पर्पज़ वी आर यूजिंग ड्रग्स। नेक्स्ट है द 2 मेन डिविजन्स और फार्माकोलॉजी आर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो 2 इम्पॉर्टेंट डिवीजन है फार्माकोलॉजी के, वो है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स है और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स ये भी निकाला गया है ग्रीक वर्ड से। फार्माकॉन का तो मतलब आपको पता ही है, उसका मतलब है ड्रग। काइनेसिस मतलब मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब जब हम लोग ने कोई दवाई ली तो हमारी बॉडी उस ड्रग को क्या करेगी। तो इसके 4 पार्ट्स है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। जैसे कि समझो आपने कोई टैबलेट ली, तो टैबलेट पानी के साथ आपने ले ली और वो टैबलेट चले गई आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, आपकी GIT के अंदर। तो आपकी GIT में उस टैबलेट को क्या होगा, पहले वो टुकड़े हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। उसकी डिसइंटीग्रेशन होने के बाद हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है, जो हमारे GIT ट्रैक में जो फ्लूइड है उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन, ठीक है। टैबलेट लेते पहले उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, फिर उसकी हो जाएगी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होने के बाद वो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से होते हुए हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाती है। तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द जनरल सर्कुलेशन। तो ब्लड जब हमारे ब्लड के अंदर चले जाती है उस कंडीशन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ड्रग जो है हमारे टारगेट साइट पे अटैक करेगा, जैसे कि हमारे रिसेप्टर लेवल पे, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो जो है ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्शन प्रोड्यूस होने के बाद हमको नहीं चाहिए कि वो एक्शन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो, थोड़ी देर बाद वो एक्शन बंद होने बहुत ज़रूरी है। तो बंद होने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उस ड्रग को डिस्ट्रॉय करती रहती है, उसको मेटाबोलाइज करती है, ठीक है। तो वो है तीसरा स्टेप, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। और लास्टली मेटाबोलाइज होने के बाद वो हमारी बॉडी से निकल जाती है, तो ये लास्ट स्टेप को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। सो ये सारी चीज़ें हमारी ड्रग के साथ होता है, मतलब हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ करते हैं। पहले एब्जॉर्प्शन मतलब वो ब्लड के अंदर चले जाए, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टारगेट साइट पे वो ड्रग प्रेजेंट हो, मेटाबॉलिज्म एक्शन प्रोड्यूस होने के बाद वो ड्रग मेटाबोलाइज हो जाए, एंड लास्टली एलिमिनेशन मतलब मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी से निकल जाए। तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट पार्ट है फार्माकोडायनामिक्स। इन ग्रीक डायनामिक्स मतलब पावर। वॉट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जब हम लोग ने ड्रग दिया तो वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, वो पढ़ाई को बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब हमारी बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, डायनामिक्स मतलब हम ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है।
physiological and biochemical effects of drugs and their mechanism of action at organ और subcellular और macromolecular levels। मतलब क्या चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जैसे कि कोई ड्रग है जो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ करते हैं, कोई ड्रग है जो हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं, कुछ ड्रग है जो हमारा ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस करते हैं, मतलब कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आल्ट्रेशन करती है, कुछ ड्रग्स क्या है बायोकेमिकल कंडीशन को हमारी आल्टर करती है। और ये सब कैसे करती है, रिसेप्टर के अंदर जाके रिसेप्टर से जुड़ के कुछ एक्शन सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है। वो सारी पढ़ाई हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। तो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे एक्शन प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक कि इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि एक ड्रग अगर दूसरे ड्रग के साथ लिया जाए तो किसी के तरीके की ड्रग इंटरेक्शन भी होती है, तो वो पढ़ाई भी हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। तो ये दो मेन पार्ट है, दो मेन डिवीजन है फार्माकोलॉजी के, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिस्क एंड बेनिफिट रेशो। मतलब अगर हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट है, और बेनिफिट ये है कि वो डिजीज़ को ट्रीट करता है, लेकिन उसके साथ में उसका रिस्क भी रहता है, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट। तो इस हिसाब से हमको ड्रग का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि आपको अगर साधारण सा हेडेक हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं, सिंपल सा पैरासीटामोल ले लेते हैं और जिससे हमारा हेडेक ठीक हो जाता है। लेकिन इसके बजाय अगर आपने मॉर्फिन लिया, मॉर्फिन भी एक एनाल्जेसिक ड्रग है, इससे भी दर्द कम होता है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके तो नुकसान ही ज़्यादा है। तो इसलिए हमको ड्रग सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए कि उसकी जो बेनिफिट ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे कि समझो ये एक आपका ब्लड वेसल है और इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ है। थ्रोम्बोसिस मतलब एक ब्लड क्लॉट आपके ब्लड वेसल में अटका हुआ है, तो इसको हमको निकालना है। तो इस थ्रोम्बोसिस को निकालने के लिए हम लोग कुछ थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज़ करते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक, लाइटिक मतलब टुकड़े करना, और किसके हम टुकड़े कर रहे हैं, थ्रोम्बस के। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट मतलब ये ऐसे ड्रग्स है, ऐसी दवाइयाँ जो थ्रोम्बस के टुकड़े करके उसको ब्लड वेसल से निकाल देती है। और ये निकालना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर थ्रोम्बस हमारे ब्लड वेसल में रह गया तो इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही सबसे बेस्ट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। इससे हमारे बॉडी में जहाँ पर भी थ्रोम्बस अवेलेबल है उसको वो डिज़ोल्व कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नॉर्मली थ्रोम्बस प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में हमेशा एक कुछ जगह पे थ्रोम्बस अवेलेबल है। अगर हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया तो चांसेस है कि वो थ्रोम्बस भी डिज़ोल्व हो जाए, हमारे ब्रेन के थ्रोम्बस भी डिज़ोल्व हो जाए, जिसकी वजह से सेरेब्रल हैमरेज होने की प्रॉब्लम है, सेरेब्रल हैमरेज होने के चांसेस है। इसे हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए स्ट्रेप्टोकाइनेस जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है ये तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे जो बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस लेने का रिस्क क्या है, इससे सेरेब्रल हैमरेज हो जाता, लेकिन बेनिफिट क्या है, ये सारी तरीके से थ्रोम्बस को डिज़ोल्व कर सकता है। अभी समझो एक सिचुएशन है कि आप सफ़र कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस से। मतलब हमारी कोरोनरी आर्टरी में अगर समझो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ तो क्या होगा, थ्रोम्बस जो कोरोनरी आर्टरी है ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, और हमारे हार्ट के बेटर बीइंग, वेल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया तो हमारे हार्ट को ठीक तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा और हमारा हार्ट क्या अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोरोनरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बस फॉर्म हुआ तो उस समय हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस देना चाहिए। अगर इस समय हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस दिए तो रिस्क और बेनिफिट रेशो ऐसा है कि बेनिफिट ये है कि कोरोनरी आर्टरी से जो थ्रोम्बस है वो डिज़ोल्व हो ही जाएगा, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है हमारा सेरेब्रल हैमरेज वो शायद होगा या शायद नहीं होगा। कंफर्म नहीं है कि सेरेब्रल हैमरेज होगा या नहीं होगा, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर से थ्रोम्बस क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो यह है उसका बेनिफिट। अगर इसका क्लियर नहीं हुआ तो इसके वजह से हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट, इसके बजाय अगर समझो कि अगर आपके पेरिफेरल वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है और इसके लिए अगर आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया तो इसका रिस्क और बेनिफिट रेशो क्या है,
वो जानते हैं। पेरिफेरल वेन जैसे कि समझो आपके पैर के किसी वेन में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है और इसके लिए अगर आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया तो इसकी बेनिफिट क्या है? रिस्क तो है कि इससे पैदा होगा सेरेब्रल हैमरेज के चांसेस है, 50% चांसेस है। लेकिन अगर पेरिफेरल वेन, अगर हमारी पैर की वेन पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ और आप उसको आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो भी आप मर नहीं जाएंगे। मतलब इसका जो बेनिफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं है स्ट्रेप्टोकाइनेस देने का, लेकिन रिस्क इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मेडिकेशन देना चाहिए। अगर कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ, उसको आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो होना ही होना है। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आप रिस्क क्या है, कम कर रहे हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस देने से, तो वो है आपका बेनिफिट। रिस्क क्या था उसमें? सेरेब्रल हैमरेज तो होगा या नहीं होगा, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन इसके बजाय अगर पेरिफेरल वेन में अगर आपके थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है और इसके लिए अगर आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रिस्क्राइब किया तो ये अच्छा जजमेंट नहीं है। तो आपको जो ड्रग्स जो आप प्रेफर करते, जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसका रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो देखकर आपको प्रिस्क्राइब देना चाहिए। क्योंकि पेरिफेरल वेन में अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ तो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज़ नॉट अ बेस्ट ड्रग। यू कैन गिव एनी अल्टरनेटिव ड्रग, कोई अलग ड्रग आप दे सकते हो जिसकी वजह से सेरेब्रल हैमरेज ना हो, ऐसा ड्रग आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो के बारे में, और ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में।